तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स लॉज ऑफ मोशन का हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? इट इज गिवन एज जीरो। तो जीरो दिया हुआ है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी इफ यस। अब समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा था, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? जीरो है। तो पूछा गया है क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉडी के पास एक वेलोसिटी हो? क्या बॉडी के पास वेलोसिटी हो सकती है? क्वेश्चन में पूछा गया है। वेलोसिटी होगी तो किस कंडीशन में वेलोसिटी होगी, और अगर नहीं होगी तब तो बात ही अलग है। तो बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कभी नहीं बताया गया। अगर फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये आपको याद रखना है कि बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स जीरो लग रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और वेलोसिटी सेम कब रहती है? वेलोसिटी सेम तब रहती है जब बॉडी कैसे मूव करती है? बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करे और स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। तो यूनिफॉर्म मोशन का केस हो, या हम लोग इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम एज वेल एज द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर वेलोसिटी सेम है तो बेसिक सी बात है, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ वेलोसिटी बट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। एक कारपेट है जिसको स्टिक से बीट किया गया है, डस्ट कम्स आउट एक्सप्लेन। देखिए क्या कहा गया है कि कारपेट है, कारपेट को बीट किया गया है स्टिक से, और कहा गया है कि जो डस्ट है वो बाहर निकल आती है। पूछा गया है क्यों? बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए हमने आपको बताया था इनिशियल कंडीशन देखनी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई जगह थी जहां पे आपने क्या किया? कारपेट को टांग दिया। ठीक है, कारपेट आपका टंगा हुआ है। ठीक, अब एक बच्चा आया, बच्चे ने क्या किया? बच्चे के हाथ में एक स्टिक थी, स्टिक से इसने क्या किया? कारपेट को बीट करना स्टार्ट किया, कारपेट को पीटना स्टार्ट किया। जब कारपेट को बीटेगा तो बीट करेगा तो क्या होता है? कारपेट में तो मोशन आ जाता है, कारपेट कम्स इन मोशन, लेकिन कारपेट के अंदर जो छोटे छोटे से डस्ट के पार्टिकल्स थे वो, उनको बीटिंग नहीं हो रही, उनको जो बीट हो रहा था वो कारपेट पे बीटिंग हो रही थी। तो वो डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, और जो कारपेट होता है वो पीछे चला जाता है। तो जब डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल्स कारपेट से बाहर निकल आते हैं, और इसमें जो कंडीशन लगेगी, जो प्रिंसिपल लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाया? क्योंकि हमने आपको बताया है आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशन देखनी होती है कि इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल कंडीशन में जो कारपेट था वो किसमें था? कारपेट था रेस्ट में। तो इनिशियल कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन सा इनर्शिया लगेगा। तो इस केस में कौन सा इनर्शिया लग जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, वाई इज इट एडवाइज्ड, क्यों एडवाइज होता है, टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। तो आप लोग ने देखा होगा जब बस के ऊपर आप देखेंगे तो बस के ऊपर जो लगेज होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बस है, ठीक है, इस बस के ऊपर जो लगेज होगा वो कैसे एक टाई किया जाता है, मतलब उसको बांधा जाता है किसी थ्रेड से, किसी रोप से उसको क्या किया जाएगा? टाइटली बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसके पीछे जो कारण है, जैसे मान लीजिए ये लगेज है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? लगेज है। अब यहां पे क्या होगा? मान लीजिए बस इनिशियली मोशन में थी। बस किसमें थी? बस वॉज इनिशियली इन मोशन। हुआ क्या? अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। जब अचानक से ब्रेक लगाया तो बस पहले मोशन में थी, ठीक, ब्रेक लगा तो बस तो रेस्ट में आ गई। बस किस में आ गई? बस कम्स इन रेस्ट। और जब बस रेस्ट में आ जाएगी तो जो लगेज होगा, ठीक है, जो लगेज है उसका लोअर पार्ट जो कांटेक्ट में है बस के साथ में, ठीक है, बस के साथ में जो लोअर पार्ट कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, लोअर पार्ट कम्स इन रेस्ट, लेकिन अपर पार्ट अभी भी क्या रहेगा?
अपर पार्ट जो होगा वो अभी भी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। मतलब उसको फील होगा कि हमारे ऊपर एक मोशन अभी भी लग रहा है। और वो किधर की ओर लग रहा होगा मोशन, आगे की ओर लग रहा होगा। तो जो बैग होगा, जो भी लगेज होगा, वो किधर गिर जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हुई जब हम लोग ने ये मान के चला कि बस वॉज इनिशियली इन मोशन। लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो केस हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन का। दूसरा केस क्या हो सकता है वो भी देखें। दूसरा केस हो सकता है बस वॉज इनिशियली इन रेस्ट। ठीक है, बस क्या थी, इनिशियली रेस्ट में थी। अब देखिए, मान लीजिए बस है और बस इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, बस पहले क्या थी, रुकी हुई थी। तो बस वॉज इनिशियली इन रेस्ट। अचानक से क्या किया ड्राइवर ने, एक्सेलरेटर पे पेडल दबा दिया, एक्सेलरेटर का पेडल प्रेस कर दिया। जैसे ही एक्सेलरेटर का पेडल प्रेस करेगा तो क्या होगा, बस आगे मूव करने लग जाएगी। मान लीजिए लगेज रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक लगेज रखा हुआ है। तो बस रेस्ट में थी शुरुआत में, तो लगेज भी किस में था, रेस्ट में था। ठीक है, लगेज भी किस में था, रेस्ट में था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बस जैसे ही मोशन में आई, एज द बस कम्स इन मोशन, वो भी कैसा मोशन, सडन मोशन। जैसे ही बस सडन मोशन में आएगी, क्या होगा, इसका जो लोअर पार्ट है, जो लगेज का लोअर पार्ट है, वो कांटेक्ट में है बस के, वो तो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट है जो लगेज का, वो अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मोशन में रहा, ये तो किस में आ गया, ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ये रेस्ट में रहा। इसलिए जो लगेज होगा वो किधर गिर जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। तो इट फॉल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा केस किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो ये गिरे ना, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको टाई करके रखते हैं, इसको बांध के रखते हैं, किसको, लगेज को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें टिक मार्क दिया गया है। टिक मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल when which then rolls to on a level ground. After covering a short distance, the balls come to rest. The ball slows to a stop because. तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसमें ऑप्शन नहीं देखते, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर देखने से कोई मतलब नहीं है, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, देखो बेटा क्या है, ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में, ये कहा गया है एक बॉल है। ठीक है, बॉल मूव कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि बॉल अपने आप से यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव करेगी, यहां तक पहुंचेगी, मान लीजिए यहां तक पहुंची और किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बॉल रेस्ट में क्यों आई। हालांकि बॉल तो मूव कर रही थी, लेकिन बॉल धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगी। यही पूछा गया, व्हाई डज द बॉल कम्स इन रेस्ट, ऐसा होता क्यों है, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, जब कोई भी चीज मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, तो उसमें एक और फोर्स लगता है जो अपोज करता है इसके मोशन को, और दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे उसको, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस सरफेस पे लग रहा होगा। मतलब बॉल के और जो हमारा लैंड था, जो सरफेस था, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट वुड बी अपोजिंग द मोशन ऑफ बॉल, बाय विच द बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स और ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो ड्यू टू अपोजिंग फोर्स और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स द बॉल स्टॉप्स। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में दिया गया है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक ट्रक है और ट्रक क्या हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। जब ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होगी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब रोल्स डाउन अ हिल, मतलब एक हिल पे आ रही, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ट्रक है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रक है ये, और किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। बोला गया है क्या, बोला गया है कवर्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एस जो आया वो आया 400 मीटर, और कितने टाइम में, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन बताना है और उसके बाद फोर्स बताना है। तो एक्सेलरेशन नहीं पता है हमको और फोर्स नहीं पता है, और जो मास दिया गया है ट्रक का वो दे दिया गया है 7000 किलोग्राम।
7 टन दिया हुआ है, 7 टन के साथ साथ ये भी दे दिया गया है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। बेटा कभी भी आप लोग अगर न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं फिजिक्स के, तो आपको ये याद रखना है कि आपको डायग्राम जरूर बनाना आना चाहिए, डायग्राम के बिना न्यूमेरिकल आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमको एक्सेलरेशन बताना था। एस दिया हुआ है, एस मतलब स्पीड नहीं होती बेटा, एस मतलब डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे हम लोग। ए कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। हम लोग पहले लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू देखिए क्या है, यू हमारे पास 0 था, अब यू 0 है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एस कितना दिया है, एस इज गिवन एज 400, तो 400 इज इक्वल टू हाफ। ए इज व्हाट, ए इज गिवन नहीं दिया हुआ है, ए ही तो निकालना है हम लोग को। फिर टी देखिए कितना दिया हुआ है, टी इज गिवन एज 20। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 20 लिख देते हैं और काट देते हैं। बेटा 20 का स्क्वायर होगा क्योंकि 80 स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए इंटू 400 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 400। ये 400 कट गया और यहाँ आ गया 1, 2 पहुंच गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अब आपसे बोला जाए फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, बच्चों वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना था, मास वाज गिवन एज 7000 केजी, 7000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 14000 यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक है। तो 14000 न्यूटन विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 6 में बोला गया है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। देखिए क्या कहा गया है, एक फ्रोजन सरफेस है लेक का, ठीक है, इसमें 1 kg का स्टोन है, मान लीजिए दिस इज अ स्टोन ऑफ 1 kg, इसको फेंका गया और किस स्पीड से जा रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और कहा गया है कि इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लीजिए जो स्टोन था वो यहां तक कहीं पहुंचा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 50 मीटर, और यहां पे जब आया तो वो रुक गया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी यहां पे हो गई 0। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ये आइस है ना नीचे, आइस का ही तो लेयर था, फोर्स बताना है मेनली। तो देखिए क्या फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, चाहे कोई भी फोर्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे पहली बात एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। क्यों रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले हमारे पास काम क्या है, देखिए मास तो हमको दिया है, हम लोग के पास पहला फंक्शन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो समझिए, हमको s दिया हुआ है, हमको v दिया हुआ है, हमको u दिया हुआ है। जब u v और s दिया होता है तो हम लोग लगा सकते हैं कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा देंगे। v कितना है हमारे पास 0 है, u कितना है, u इज गिवन एज 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, देखिए कितना दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है वही तो निकालना है, s कितना दिया है 50 गिवन है, ठीक। 2 इंटू 50, 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 विल बी व्हाट, 50 इंटू 2 विल बी 100, 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, तो दिस विल बी इक्वल टू 100, तो 400 प्लस 100 इंटू ए विल बी इक्वल टू व्हाट 0। 100 इंटू ए को हमने इधर भेज दिया, जब 100 इंटू ए को इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा 100 ए इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ 400, ए कितना आ गया, ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया, क्योंकि 100 जाएगा नीचे, 2 0 कट जाएंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, देखिए यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए रिटार्डेशन होगा। अब क्योंकि निगेटिव था तो यहाँ पे जब आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास 1 था और एक्सेलरेशन क्या था, -4 था। कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन आ जाएगा। और क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर बॉडी उधर की ओर मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 न्यूटन का। ठीक है, तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि हमारे पास एक इंजन है। एक इंजन था कितने किलोग्राम का, 8000 किलोग्राम का। ठीक है, और इस इंजन में क्या कहा गया है, इस इंजन में कहा यह गया है कि इसके साथ ही साथ 5 बोगीज एडेड हैं, 5 बोगियां इसमें जुड़ी हैं। और ये तो यहाँ पे हमारे पास इंजन है 8000 केजी का, 5 बोगियां हैं और एक बोगी का जो वेट है वो क्या है, 2000 केजी मास है। ठीक है, अगर 1 बोगी का मास 2000 केजी है तो 5 बोगीज हैं तो उनका मास क्या हो जाएगा, उनका मास हो जाएगा 2000 2000 2000 सबको ऐड कर देंगे तो 10000 हो जाएगा। आपको फ्रिक्शन फोर्स दिया गया है 5000 न्यूटन, मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज गिवन एज 5000 न्यूटन। और जो इंजन फोर्स लगा रहा है, जिससे इंजन खींच रहा है सब अपने को और पांचों डिब्बे को, दैट फोर्स इज गिवन एज 40000 न्यूटन। आपको पूछा गया है व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, किस फोर्स के द्वारा जो इंजन है और जो पांचों बोगियां हैं वो मिलके खींच रही हैं आगे, उस फोर्स के बारे में आपको बताना है। तो फोर्स नेट क्या हो जाएगा, पहले समझिए। आगे जो फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा दैट वाज 40000 न्यूटन, इधर जो फोर्स लगा वो कितना था, 5000 न्यूटन था। तो टोटल जो फोर्स हमको नेट मिला वो क्या हो जाएगा, 40000 माइनस 5000, कितना हो जाएगा, 35000 न्यूटन। दिस इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक, ये हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। एक्सेलरेशन के लिए समझिएगा कि सारी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी, तो हम इन सारी बॉडीज को एक बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, इन सारी बॉडीज को हम क्या मान लेते हैं, एक सिंगल बॉडी मान लेते हैं। और पूरे का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम उसी का एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो देखिए टोटल मास, पहले देखिए टोटल मास कितना हो गया, 8000 प्लस 10000 कितना हो गया, 18000। तो टोटल मास हो गया 18000 केजी। फोर्स किससे खींच रहा था, 35000 से, तो फोर्स है 35000 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स अपॉन मास कर दीजिए तो 35000 अपॉन 18000 हो जाएगा। जीरो सारे कट गए, कितना आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो आती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, जरा बताएं बच्चे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1.97 या 1.91 करके कुछ आएगी, उतना हम लोग को अभी नहीं जाना, आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 18 2 36, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 36000 होता है तो 1.9 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन हमको मिल गया। अब समझिए हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि हमको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन वैगन 1, ये फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब 1 वाला वैगन जो है वो 2 को किस फोर्स से खींच रहा है। तो ये जो 1 वाला वैगन है ये अकेले 2 को नहीं खींच रहा है, पहले तो आपको ये समझना है ये किसको खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा इन चारों को। समझिए इस चीज को, ये जो 1 वाला वैगन है ये किसको खींच रहा है, इन चारों को खींच रहा है। तो चारों का मास क्या हो जाएगा, एक का मास 2000 केजी था, तो टोटल मास क्या खींच रहा है वो 8000 केजी को ये खींच रहा है। ठीक है, 1 वाला जो वैगन है वो 8000 केजी मास को खींच रहा है। ठीक है, अब किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन इज 1.9 एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा, क्योंकि सभी का एक्सेलरेशन 1.9 है। ठीक, तो जो फोर्स लगा, जो फोर्स 1 वाला लगाएगा किस पे, 2 पे, वो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन मास अब क्या रखेंगे, 8000 रखेंगे। ठीक है, 8000 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.9 से कर देंगे और हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। हम F12 फिर से बता देते हैं। देखिए क्या हुआ
कि जो फर्स्ट वाला वैगन है वो किसको खींच रहा है, सेकंड को अकेले नहीं खींच रहा है, वो सभी को खींच रहा है। और कितने मास को खींच रहा है, तो 8000 केजी मास को वो खींच रहा है। किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन इज 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकालना क्या है हमको, फोर्स निकालना था, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जिस फोर्स से खींच रहा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 8000 इंटू 1.9 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। इसमें कहा गया है एक बॉडी है जिसका मास, एक व्हीकल है जिसका मास 1500 केजी है और वो स्टॉप हो जा रही है। किस एक्सेलरेशन से स्टॉप हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है दैट इज गिवन एज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना क्या है, फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको करना बहुत सिंपल सा काम है, 1500 मल्टीप्लाइड बाय -1.7। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू -2550 न्यूटन, -2550 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स कैसा होगा, रेजिस्टिंग फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें टिक मार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। तो मास अगर m है, वेलोसिटी अगर v है, तो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देख के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का। We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? कैबिनेट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके बारे में आपको बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। अब 200 न्यूटन का अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो देखिए हम इसको एक डायग्राम के साथ आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। अगर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिससे ये मूव कर रहा है, कोई भी ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये मूव कर रही थी किस फोर्स से, 200 न्यूटन से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है 0। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था बताइए कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद रखना है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑपोजिट डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा था, 2000, और नेट फोर्स क्या है, 0 लगना चाहिए। तो 0 नेट फोर्स कब लगेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 200 न्यूटन। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज व्हाट, 200 न्यूटन, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वाज 0, एक्सेलरेशन 0 था तो नेट फोर्स 0 था। नेट फोर्स 0 कब हो पाएगा, नेट फोर्स 0 तब हो पाएगा जब अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है देयर आर टू बॉडीज, दो बॉडीज है जिनका मासेस क्या दिया गया है, मास दिया गया है 1.5 केजी ईच। दोनों का मास 1.5 केजी है। दोनों सेम लाइन में मूव कर रही है, लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। मतलब अगर एक राइट की तरफ जा रही है तो दूसरी लेफ्ट की तरफ आ रही है, मतलब एक दूसरे के तरफ दोनों मूव कर रही हैं। लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है थोड़ी देर बाद क्या होगा, कोलिजन होगा, दोनों टकराएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है जब दोनों टकराती हैं तो दोनों चिपक जाती हैं, दे स्टिक टुगेदर। और चिपकने के बाद आपको बताना है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोथ दीज बॉडी। मतलब दोनों की बॉडी जब स्टिक हो गई, जब दोनों की बॉडी 1.5 केजी वाली दोनों बॉडीज जब स्टिक हो गई और स्टिक करके मान लीजिए इधर चलने लग गई। अब आपको बताना है ये वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए क्या बताना है आपको। समझना है कि इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब आपको समझना है इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है बिफोर कोलिजन
और फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जब देखेंगे आप, तो बिफोर कोलिजन में जब आप मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, इसको निकालता हूँ बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखते हैं। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जब देखा जाएगा तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5। सेकेंड बॉडी का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये वाली बॉडी राइट में जा रही है लेकिन दूसरी बॉडी किधर आ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5 या 1.5 इंटू 2.5, कुछ भी चाहे आप तो लिख सकते हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बिफोर कोलिजन द मोमेंटम इज व्हाट, 0। आफ्टर कोलिजन देखते हैं, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी चिपक गई, जब दोनों बॉडी चिपक गई तो टोटल मास क्या हो गया, 3 kg हो गया। किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, v वेलोसिटी से। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 3 इंटू v, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ दिस बॉडी आफ्टर कोलिजन, ठीक। अब आपको पता है इनिशियल मोमेंटम जो होगा या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर collision because no external force is acting on the body, so we will apply law of conservation of momentum। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो 3v है इसको किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। तो हम लोग यहां पे कर देते हैं 3v इक्वल टू 0, तो v क्या आ जाएगा, 0/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 0, मतलब दोनों बॉडीज किस में आ जाएंगी, दे विल कम टू रेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है एक बच्चा है जो ट्रक को हिला नहीं पा रहा है, ट्रक को मूव कराने की कोशिश कर रहा है धक्का देके, लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। और उसके पीछे वो जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि वहां पे एक्शन रिएक्शन लॉ लग रहा है, मतलब जितना उसने एक्शन लगाया उतना उसको रिएक्शन मिल गया। तो देखिए होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, सबसे पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और पर्सन क्या कर रहा है, बच्चा इसको धक्का दे रहा है, इसको पुश कर रहा है इसको मूव कराने के लिए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि होगा क्या, समझिए इस चीज को, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट रुका होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, तो ऐसा फोर्स जो बॉडी के रुके रहने पे लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो इसके वेट से, और मल्टीप्लाई कर देंगे वेट को किससे, जो इसका वेट होगा, जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अभी आपको इस पे नहीं जाना, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, जो ट्रक है उसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ट्रक का वेट ज्यादा होता है इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू 1000 न्यूटन थी। कितनी थी, 1000 न्यूटन थी मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपको इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही इसने 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी 50 न्यूटन का जो कंपोनेंट होगा, 50 न्यूटन जो स्टैटिक फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो उसके 50, जो बच्चा 50 पर न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, जो बच्चा फोर्स लगा रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया। और उसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, जो बॉडी होगी दैट विल नॉट मूव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये हॉकी स्टिक की तरफ जा रही थी, हॉकी स्टिक ने स्ट्राइक किया होगा बॉल को, और बॉल उसी लाइन ऑफ एक्शन में वापस जाने लग गई, किस स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में वापस जा रही है, विच स्पीड, एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है व्हाट इज द नेट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल, ये आपको बताना है। अब देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
अब फाइनल मोमेंटम देखिए क्या हो जाएगा, मास तो 200 पहले भी था, मास 200 ग्राम अभी भी रहेगा। तो मास जो 200 है, पहले इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो मास क्या हो जाएगा, मास विल बी 0.2 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ हॉकी बॉल। अब देखिए मास हमारे पास 0.2 kg है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। पहले हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम विल बी 0.2 मास इंटू वेलोसिटी इज 5। कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी 0.2 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 10 है, ठीक है। तो 0.2 इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब आपको बात क्या समझनी है, यहां पे जो मेन बात समझनी है वो ये है कि यहां पे देखिए एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। आप किसी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव या निगेटिव मान सकते हैं। तो चलिए हमने इसका डायरेक्शन क्या मान लिया, निगेटिव मान लिया। अब देखिए हमको क्या करना था, पीएफ माइनस पीआई, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पीएफ। पीएफ कितना है, 1 है। पीआई कितना है, पीआई इज माइनस ऑफ -2। यहां माइनस था और पीआई का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक बुलेट है जिसका मास है कितना, मास है 10 ग्राम। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे एक वुडन प्लैंक था, मान लीजिए वुडन प्लैंक है, ठीक है। और वुडन प्लैंक पे जब ये बुलेट आके लड़ती है तो ये 0.03 सेकेंड्स के बाद, मतलब यहां से 0.03 सेकेंड के बाद ये रुक जाती है, मतलब फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। आपको बताना क्या है, आपको बताना है ये कितना अंदर पेनिट्रेट करेगी। ये जो डिस्टेंस आपको बतानी है ये डी इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कितना अंदर पेनिट्रेट करेगी ये बताना है। और दूसरी चीज क्या बतानी है कि ये जो वुडन प्लैंक है ये इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है वुडन प्लैंक, ये जो बुलेट होगी ये प्लैंक पे फोर्स लगा रही होगी, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से प्लैंक भी क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, किसकी, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास बुलेट की है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां तक आते आते भी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 150 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है जहां पे आके रुक जा रही है, वहां पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद रुक रही है, तो टाइम जो दिया गया है दैट इज 0.03 सेकेंड, इसके बाद रुक रही है। एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। जब आप रखेंगे तो 0 माइनस 150 अपॉन क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, यहाँ से 2 0 आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, लेकिन किस साइन के साथ में, निगेटिव साइन के साथ में। क्यों निगेटिव लगाया, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है और आपने सॉल्यूशन करते समय भी देखा था कैसा साइन आएगा, निगेटिव का साइन आएगा। तो हमारे पास निगेटिव का साइन मिल गया, हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखिए हमको निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। तो s का फॉर्मूला लगाइए। s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हालांकि इसको हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। ये u देखिए क्या है, u हमारे, चलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ही लगा देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन मिल ही गया है। तो चलिए वही लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी थी 0 इज इक्वल टू u कितना था, u हमारे पास दिया था 150 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन देखिए कितना दिया है, -5000 इंटू s दिया हुआ है। ये 2 और 5000 मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, 10000 बना देगा। तो ये हो जाएगा 10000 इंटू s, और वो भी किसमें, निगेटिव 10000 होगा। जब निगेटिव 10000 s होगा तो वो LHS पे आ जाएगा, तो बन जाएगा पॉजिटिव 10000 s, ठीक है। 10000 s विल बी इक्वल टू व्हाट, 150 इंटू 150, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 22500 22500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1000
एस हो जाएगा 10,000। ठीक है 10,000 नहीं 1,000, ठीक है 1,000 एस, 10,000 नहीं होगा बेटा 1,000। जब आप इसको करेंगे नहीं 10,000 ही होगा। ठीक है 5,000 इंटू 2 10,000, 500 नहीं है 10,000। ठीक है अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 22500 अपॉन 10,000। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो यहां लग गया, तो एस कितना आ गया 2.25 मीटर। मतलब एस जो आया दैट इज व्हाट 2.25 मीटर। तो कितने मीटर आ गया हमारे पास 2.25 मीटर आंसर आ गया इसका। ठीक है तो जिस डिस्टेंस बाद वो आके रुकेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फोर्स भी बताना है। फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, फोर्स कितना लग रहा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया गया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो 10/1000। एक्सेलरेशन हमने देखिए निकाल ही लिया था कहीं पे, क्या निकाला था एक्सेलरेशन, ये निकाला था, कहां गया, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है 5,000 माइनस में 5,000 तो ये हो जाएगा माइनस में 5,000। ये जीरो कट गया, कितना आ गया -50 न्यूटन आ गया हमारे पास फोर्स। ठीक है तो -50 न्यूटन इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग, किस पे एक्ट कर रहा है, दैट इज एक्टिंग ऑन द बुलेट बाय द प्लैंक। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी का। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक 1 kg ऑब्जेक्ट है, 1 किलो का एक ऑब्जेक्ट है जो किस स्पीड से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। एक आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, वुडन प्लैंक रखा हुआ था, कितने केजी का 5 kg का रखा हुआ था। ये जाता है स्ट्राइक करता है इस पे, स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, कोलिजन होने के बाद क्या होता है, कोलिजन होने के बाद दोनों सेम स्पीड से, मतलब दोनों एक तो स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने के बाद दोनों एक वेलोसिटी v से मूव करते हैं। आपको ये वेलोसिटी v बतानी है, आपको इनिशियल मोमेंटम बताना है, आपको फाइनल मोमेंटम बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वही फाइनल मोमेंटम होगा, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है ये रेस्ट पे था इनिशियली, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम होगा। अब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10, मतलब 10 प्लस 5 इंटू 0 मीन्स 0। तो कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम में क्या है, फाइनल मोमेंटम भी 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस बॉडी पे मतलब कोई पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो हम कहेंगे सिंस एफ नेट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, एफ एक्सटर्नल 0 होगा, तो होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो क्या जाएगा, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। ठीक है तो फाइनल मोमेंटम क्योंकि दोनों चिपक गए थे तो दोनों का मास भी ऐड हो गया, तो 6 हो गया। किस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, वेलोसिटी v से मूव कर रहे थे। दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज और वी कैन से सिस्टम। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। क्या करना है, हमको वेलोसिटी चाहिए थी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप उसके लिए क्या करिए, इसको u मान लीजिए। ठीक है अब इस वेलोसिटी को हमको जानना था, ये जो वेलोसिटी दी थी ये जाननी थी। हम लोग क्या करेंगे, पी और pf को इक्वल कर देंगे। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है पी कितना है 10 है, pf कितना है 6v है। ठीक है तो v हमको क्या मिल जाएगा 10/6। 10/6 का मतलब क्या है 5/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है एक बार फिर से बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का। इसमें कहा गया एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है। ये इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और जो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई वो हो गई 8 मीटर पर सेकंड। और कितनी देर बाद, 6 सेकेंड्स बाद। आपको बताना है व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, आपको बताना है व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बॉडी। बहुत सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो 100 इंटू 5 क्या हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम पे आते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास हो गया 100, फाइनल वेलोसिटी हो गई 8, कितना आ गया
800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। आते हैं किस पे, फोर्स पे। तो फोर्स के लिए हम लोग लगा देंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। या तो आप F इज इक्वल टू ma भी लगा सकते हैं। जब आप ma लगाएंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आप या तो वो यूज कर लीजिए या तो आप सीधे सीधे लगा दीजिए pf माइनस पी आई अपॉन टी। pf देखिए क्या है, फाइनल मोमेंटम इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम इज 800, तो हो जाएगा 800। इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, 500, लगा दिया 500। टाइम कितना है, 6 है, ठीक है, तो हो जाएगा 300 बाई 6, 6 5 30 और 0, तो कितना आंसर आ गया, 50 न्यूटन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम 500 हो गया, फाइनल मोमेंटम 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। हम आखिरी क्वेश्चन पे बताते हैं आप लोग को हाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 एनसीईआरटी में बोला गया है कि एक डंबल है, डंबल का मास दिया गया है 10 kg, ठीक है, वो कितनी हाइट पे रखा हुआ है, इट इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है कि ये डंबल अगर ऊपर से नीचे गिरेगा, फ्लोर पे गिरेगा, तो ये फ्लोर पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। द मोमेंटम दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय दिस डंबल ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब देखिए मास तो हमको पता था 10 kg, लेकिन यहां पे जब पहुंचेगा, पहुंचने से थोड़ी देर पहले, मतलब बिल्कुल माइन्यूट से सेकंड्स पहले हम लोग को वेलोसिटी नहीं पता है। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है कि इनिशियली किसमें है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। हमको हाइट पता है 80 सेंटीमीटर पे है, लेकिन हम लोग को इस पॉइंट पे, जो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, वो नहीं पता है। तो पहले इस वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, जहां पे हाइट क्या है, हाइट 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो हाइट क्या हो जाएगी, 80 अपॉन 100 हो जाएगी, 0.8 मीटर हो जाएगी हाइट। तो हाइट ऑफ द डंबल, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विल बी व्हाट, 0.8 मीटर। तो मतलब h हमको मिल गया, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता थी 0 है, तो हम लोग निकाल सकते हैं v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू वट, इंटू 0.8। 0.8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा, फिर 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज व्हाट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आपको पता है v स्क्वायर अगर 16 है तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, तो 4 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ डंबल, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डंबल। अब देखिए आपको बताना था मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, बहुत सिंपल है। मास आपको पता ही था, कितना था मास, 10 kg, वेलोसिटी भी आपको पता है कितनी है, 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम। क्लियर है सबको। तो बेटा सारे न्यूमेरिकल्स हमने बता दिए, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो अगले टर्न पे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।